ये टेस्ट पेपर नंबर 12 है, विजन आईएएस का प्रीलिम्स 2026 के लिए। प्राचीन एवं मध्यकालीन कला एवं संस्कृति, इनसे टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, कितने महाजनपद थे, किस राज्य से कितने थे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धार्मिक सुधार, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, धर्म सुधार। इसमें बाकी के और भी टॉपिक हैं, इनको कवर करके इस पेपर को लगाया जा सकता है। और कहाँ कहाँ से सोर्स हैं इसके, ओल्ड एनसीईआरटी है, यहाँ पर तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं की इतिहास की, प्राचीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी, मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी 11th की, इसमें इससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और न्यू एनसीईआरटी जो 12th की है। और यहाँ पर जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के अगर इस पेपर को किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं, कौन सा है। लोमस ऋषि गुफा अजंता परिसर का एक हिस्सा है। जो लोमस ऋषि गुफा है ये बिहार के बराबर गुफाओं का हिस्सा है, ना कि ये अजंता। अजंता तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में नहीं है ये, जबकि बिहार की जो गुफा लोमस ऋषि गुफा है उसके बराबर गुफाओं का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में विदिशा के पास अवस्थित है। ये ऑप्शन इसमें सही है। जो उदयगिरी गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसके पास में ये अवस्थित है, तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखें, बराबर गुफाएं भुवनेश्वर के पास। जो बराबर गुफाएं हैं ये भुवनेश्वर पड़ता है उड़ीसा में, जबकि बराबर गुफाएं ये इसका हिस्सा नहीं है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन है एलिफेंटा गुफाएं गंगा नदी के तट पर स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं पता है कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, जबकि गंगा नदी महाराष्ट्र में नहीं बहती है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई पत्तन जो महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के पास में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, ना कि गंगा नदी के किनारे पर। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 2, हाल ही में सुर्खियों में रहा काशी घोषणा पत्र। जो काशी घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित रहा। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति आंदोलन के लिए रोड मैप तैयार करने से ये संबंधित रहा। बी ऑप्शन इसका सही है। और ये 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी घोषणा पत्र के साथ इसको संपन्न किया गया था। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 3, इसमें लेखक और साहित्यक कृतियां दी गई हैं, इसमें मिलान करके देखना है कौन कौन से इसमें करेक्ट है। पहला है अश्वघोष। जो अश्वघोष है इनके द्वारा बुद्ध चरित ये लिखी गई थी, ये पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। अश्वघोष इनके द्वारा बुद्ध चरित, ठीक है पहला ऑप्शन। वसुमित्र, जो वसुमित्र है ये इनके द्वारा मिलिंद पन्हो नहीं लिखी गई, जबकि जो मिलिंद पन्हो है ये नागसेन के द्वारा लिखी गई, ना कि वसुमित्र के द्वारा। मिलिंद पन्हो को लिखा गया था नागसेन के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विल्हड़। जो विल्हड़ है इनके द्वारा देवी चंद्रगुप्तम 11वीं शताब्दी में इनके द्वारा लिखी गई थी, और ये नाटक है जो गुप्त काल का यहाँ पर वर्णन भी करता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखी गई थी, ना कि वसुमित्र के द्वारा। केवल 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 4, सुहारवर्ती। जो सुहारवर्ती सिलसिले यहाँ से पहले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और इसमें देखने हैं सही ऑप्शन। सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला है संत हमीदुद्दीन नागौरी सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सुहारवर्दी संत गरीबी का जीवन जीने में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो सुहारवर्दी सिलसिला था ये एक रूढ़िवादी सुन्नी सूफी सिलसिला था, जो 12वीं शताब्दी में बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद, उसमें एक फारसी सूफी
जो अबू अल नजीब अल सुहारवर्दी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, ये गरीबी में विश्वास नहीं रखते थे। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार नहीं की, इन्होंने राजकीय सेवा स्वीकार की थी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, ओनली पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ए आंसर करेक्ट हो। नेक्स्ट है 5 वैदिक पद और वैदिक समास में अर्थ। इसमें किसका अर्थ क्या था वो बताना है। जैसे यहाँ पर गौशु है, गौशु का अर्थ इसमें क्या था, जो गौ से व्युत्पन्न हुआ हो, गाय की खोज या गायों को लेकर होने वाला संघर्ष को संदर्भित करता है। इसमें गाय जो होती थी मुख्य इकाई होती थी, और गौशु का अर्थ संपत्ति, धन संपत्ति है इसमें, ना कि यहाँ पर संघर्ष को ये संदर्भित करता है। दूसरा ऑप्शन तो इसमें गलत है। लांगन की बात करें, लांगल, ये कृषि में प्रयुक्त हल को संदर्भित करता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, जो लांगल है ये कृषि में प्रयुक्त हल को ही संदर्भित करता है। इसमें पहला ऑप्शन है पोर्च रिष्णु, युद्ध में प्रयुक्त एक चलायमान किला या युद्ध रथ को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है तो केवल 2 ऑप्शन ठीक होगा, बी आंसर। नेक्स्ट है 6 निम्नलिखित स्थापत्य संरचनाओं पर विचार करना है, और इसमें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कितने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का ये हिस्सा है। इसमें अभी भी शामिल किया गया है, ये मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा बताना है कौन कौन से इसमें शामिल है। इसमें देखें पहला है शिवनेरी किला, इसमें है ठीक है, शिवनेरी किला इंपॉर्टेंट है ये। खांदेरी किला भी इसमें शामिल है और राजगढ़ भी शामिल है। जबकि चौथा इसमें शामिल नहीं है, जो कुंभलगढ़ है, इसे भारत के महान दीवार भी कहा जाता है। यह एक दुर्ग है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला में ये स्थित है, और राजसमंद से ये लगभग 48 किलोमीटर दूर है, और उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर है। कुंभलगढ़ ये राजस्थान में है, ना कि ये मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है। स्टार्टिंग के केवल इसमें 3 हैं, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है ये, शिवनेरी किला, खांदेरी किला और राजगढ़ किला। तो केवल 3 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 7 में है संगम युग में प्रचलित सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है संगम समाज में सती प्रथा निषिद्ध थी। संगम समाज में जो सती प्रथा है ये निषिद्ध नहीं थी, ये ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें निषिद्ध ये नहीं थी। संगम समाज में जो संगम समाज है वो कृष्णदेव राय उससे रिलेटेड है। हल चलाने जैसे कृषि कार्य मुख्यतः निम्नतम वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित थे। जो हल चलाने का कृषि कार्य था ये निम्नतम वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित था, ठीक है यहाँ पर। और इसमें संगम समाज में जो सती प्रथा है, सती प्रथा क्रूर प्रथा भी ये तमिल समाज में प्रचलित थी, और इसको वहाँ पर तिप्पिय डल कहा जाता था। अगर पूछा जाए संगम समाज में तमिल समाज में इसको सती प्रथा को तिप्पिय डल कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन है समाज की विभाजन रेखा निर्धारित करने के लिए धनी कुलीनों को अनाड़ी की उपाधि दी जाती थी। इसमें अनाड़ी की उपाधि नहीं दी जाती थी, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें सेना के जो नायक थे उनको औपचारिक समाओं में अनाड़ी की उपाधि दी जाती थी, जो सेना नायक होते थे, जबकि समाज की विभाजन रेखा निर्धारित करने के लिए इनको अनाड़ी की यहाँ पर उपाधि नहीं दी जाती थी। केवल दूसरा इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 8 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अमीर खुसरो द्वारा रचित थी। इसमें अमीर खुसरो के द्वारा बताना है कौन सी इसमें रचित थी। तूतीनामा, जो तूतीनामा है ना, अमीर खुसरो के द्वारा ये नहीं थी। इसमें दूसरा ठीक है, मिफ्ता उल फुतुह और नूह सिपेहर, जो यहाँ पर 2 और 3 है ये इनके द्वारा थी यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। इसमें किरान उस शाहदेन ये भी अमीर खुसरो के द्वारा, मिफ्ता उल फुतुह ये भी
यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के जो सैन्य सफलताओं से ये संबंधित थी और इसको लिखा गया था तुतीना अमीर खुसरो के द्वारा। और आशिका भी ये अमीर खुसरो के द्वारा ही रचित थी। तो 2 और 3 इसमें ऑप्शंस सही है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। जैन धर्म एकांतवाद के दर्शन पर आधारित है। ठीक है, जो जैन धर्म में एकांतवाद दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है, इसका अर्थ होता है गैर निरपेक्षता। इसमें ये बताया गया है कि जो जटिलता है, जो वास्तविकता, वो जटिल बहुआयामी है और केवल अनेक दृष्टिकोणों से ही पूर्ण रूप से समझा जा सकता है इसको। तो इसमें जो जैन धर्म का अनेकांतवाद है, ये है गैर निरपेक्षता पर। दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को ये अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी। माध्यमिक और योगाचार जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। जो माध्यमिक और योगाचार है, ये जैन धर्म के नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो माध्यमिक, मध्यम मार्ग और योगाचार जिसमें चेतना की जाती है, ये महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से संबंधित है। 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएससी में हर साल। नेक्स्ट है इसमें 10 है वैदिक युग और महाजनपद काल के बीच अंतर के संदर्भ में इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है वैदिक काल में विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। ठीक है, जबकि महाजनपद काल में धातु से बने सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। महाजनपद काल में सिक्कों से बने जो भी धातु से बने सिक्के होते थे, इसका प्रयोग किया जाता था। और वैदिक काल में वस्तु विनिमय, जो भी विनिमय होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका। दूसरा ऑप्शन है महाजनपद काल में कृषकों द्वारा, जो किसान होते थे, उनके द्वारा राजा को स्वैच्छिक भुगतान किया जाता था, जबकि वैदिक युग में इस प्रकार के संग्रह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें वैदिक युग में इस प्रकार के संग्रह के प्रमाण भी मिलते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। पहला ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इसमें 11। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दासों के कल्याण के लिए एक अलग कल्याणकारी विभाग दीवान ए बंदगान का देखना है। इसमें ये एक विशेष विभाग होता था। किसके लिए होता था? जो दास थे, दासों को कारखानों, शाही कार्यशालाएं या कारखानों में रखा जाता था। इसमें कुशल कारीगर बनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता था। और ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल देखें कब से कब तक रहा था? 1351 से 1388 के बीच में रहा था। इसमें दीवानी बंदगान की इसमें स्थापना की गई और उन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया एवं शाही कार्यशालाओं में नियुक्त भी किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक से ये संबंधित है, बी आंसर करेक्ट है। इसमें पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से। नेक्स्ट है 12 अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में इसमें जुलाई 2025 का करंट भी शामिल किया गया है। अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में देखना है और कितने ऑप्शन से इसमें करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है अस्त्र डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन ये डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किया गया है और ये एयर टू एयर है, एयर टू एयर है। इसे अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक विमानों से लड़ने और नष्ट करने के लिए परिकल्पित किया गया है। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है। अब यहाँ पर सुपरसोनिक है ये, अगर इसके यहाँ इसमें लिखा जाए सबसोनिक या हाइपरसोनिक तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये सुपरसोनिक विमानों से है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जो गलत कर देती है ऑप्शंस। तीसरा ऑप्शन है यह मिसाइल दिन और रात सभी मौसमों में मार करने में
कक्षा में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें, ये सभी मौसमों के लिए है और मार्क करने में दिन हो, रात हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, सभी मौसम के लिए है। तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 13, कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण है, ये 13वें शिलालेख में बताया गया है, बी आंसर इसमें सही है। और इसमें जितने भी शिलालेख है ना वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट है 14, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में थांग ता, जो थांग ता है ये मणिपुर का है और ये मार्शल आर्ट युद्ध कला की जन्मभूमि को दर्शाता है। इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यह मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की अष्ट प्रधान, जो एक अष्टदिग्गज है और एक है अष्ट प्रधान। अष्ट दिग्गज किससे संबंधित है और अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर शिवाजी की अष्ट प्रधान के अंतर्गत गुप्तचर कार्य और घरेलू प्रधानों के लिए उत्तरदायी था। इसमें कौन उत्तरदायी था, वाक्यान्वीस, जो वाक्यान्वीस है इसके लिए ये उत्तरदायी था, डी ऑप्शन इसमें सही है। अष्ट प्रधान एक प्रशासनिक और सलाहकार ये परिषद थी, इसकी स्थापना शिवाजी के द्वारा 1674 में की गई थी। नेक्स्ट है इसमें 16, लेखक और कृति दी गई है। इसमें विलहण की देखें तो विलहण की इसमें कुमारपाल चरित्र, जो कुमारपाल चरित्र है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि जो विक्रमांक देवचरित की रचना है वो विलहण ने की थी। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये वाली, ये की गई थी विलहण के द्वारा, ना कि इसमें इसके द्वारा की गई, और ये 11वीं शताब्दी में की गई थी। यहाँ पर विक्रमांक देवचरित ये इनके द्वारा लिखी गई थी, इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत होगा, हेमचंद्र द्वारा यहाँ पर कुमारपाल चरित इसमें ऐसे दिए गए हैं, ये दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन है कलहण, कलहण ये राज तरंगिणी इनके द्वारा ही इसको लिखा गया था 12वीं शताब्दी में, ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो तीसरा ऑप्शन केवल एक ही युग में इसमें सही होगा, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 17, भारत पर सिकंदर के आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं, सही ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सिकंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के माध्यम से सीधे पंजाब को पार करते हुए भारत पहुंचा था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर ये जो एशिया माइनर, मिस्र और फारस में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद सिकंदर ने भारत की ओर अभियान की योजना बनाई थी, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। हाइडेस्पिस के युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी विजय की स्मृति में नाइसिया नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। ये यहाँ पर नाइसिया नगर की स्थापना की गई थी, तो केवल दूसरा ऑप्शन इसमें बी में करेक्ट है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 18, गुप्तकालीन अभिलेखों में उल्लिखित उपरिकर और उद्रंग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं, ये करते हैं कृषि कर को, जो भी कृषि कर है उसमें था उपरिकर और उद्रंग, और ये गुप्तकालीन अभिलेखों से रिलेटेड है, गुप्त काल से संबंधित है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है 19, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेरशाह सूरी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक पहल की गई थी, इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला है कर संग्रह केवल प्रवेश स्थल और बिक्री स्थल पर ही अनुमति देना था, ठीक है। स्वर्ण और रजत के सिक्कों की धातु सामग्री का मानकीकरण करना था, इसमें ये भी करेक्ट है। राजमार्गों पर सरायों के एक विशाल तंत्र की स्थापना भी करना था, तीनों ऑप्शंस ठीक है, 1 2 3 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 20, हाल ही में सुर्खियों में रहे गैस फ्लेयरिंग पद का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसमें करता है तेल निष्कर्षण के दौरान उत्सर्जित प्राकृतिक गैस का नियंत्रित दहन, जो गैस फ्लेयरिंग है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 21 है विजयनगर साम्राज्य के अमरनायक प्रणाली के संदर्भ में सही ऑप्शन इसमें बताना है, इसमें सही ऑप्शंस देखने कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है अमरनायक सैन्य अधिकारी थे, जो अमरनायक है ये सैन्य अधिकारी थे, ठीक है, पहला ऑप्शन। राजा अमरनायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते थे, ये भी करेक्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
स्थानांतरित कर सकते थे। अमर नायकों के पास कर वसूलने का अधिकार था। इनके पास कर वसूलने का भी अधिकार था जो अमर नायक थे। तीनों ऑप्शन से इसके ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 22। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दर्शाना है। इसमें यहाँ पर उत्तर से दक्षिण ऐसे जाना है जो भी महाजनपद थे। अभी इसमें बात करते हैं जो कंबोज है। कंबोज की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित था। अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में स्थित था। गांधार की बात करें तो ये अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में था। तो पहले नंबर पे पहला ही आएगा, दूसरा गांधार पे। अब तीसरे की बात करें मगध। मगध तो कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। और असमक है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो 1 2 3 होगा और 4 असमक नीचे पड़ेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। 1 2 3 4 इसमें ठीक है, ए आंसर इसका सही आंसर है। 23 है गुप्त प्रशासन में साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। जो गुप्त प्रशासन ये साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत एक राज्यपाल के अधीन था और प्रांतों को जिला में विभाजित किया गया था जिसका नेतृत्व स्थानीय प्रमुख करते थे। निम्नलिखित पदों में से कौन से क्रम से प्रांतीय राज्यपाल जो राज्यपालों और जिला प्रमुख को सही रूप से ये दर्शाते हैं? इसमें ये बताना है उपप्रेक्षक और विषयपति ये दर्शाते हैं। ए आंसर इसमें सही है। गुप्त ने जो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की एक वहाँ पर प्रणाली विकसित की गई थी। जो प्रत्येक भुक्ति का शासक होता था उसको उपरिक बोला जाता था और जो विषय होते थे उनको विषयपति के वो अधीन होते थे। तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 24 है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर इसमें कालानुक्रम देखना है। कौन सा इसमें कालानुक्रम होगा? इसमें पहला ऑप्शन देखें, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी बाबर मध्य एशिया के जो तैमूर वंश का एक राजकुमार था यहाँ पर। तो इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1526 में। तो पहले का जो होगा इसमें 1526 होगा। फिर है रजिया का दिल्ली सल्तनत, ये तो पहले था। यहाँ पर इल्तुतमिश के बाद यहाँ पर रजिया का जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरोहण किया गया था ये 1236 से 1246 के बीच में किया गया था। 1236 यहाँ पर होगा ये 1236। फिर है रुद्रमा देवी का काकतीय राजवंश की जो शासिका बनना, काकतीय वंश ये 1262 में बनी थी। 1262 में बनी थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1347 ईस्वी में। ये 1347 में की गई थी। तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो दूसरा होगा रजिया का दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर। पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 4 और उसके बाद 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 इसमें आ रहा है ये 2 3 4 1 डी में आ रहा है। डी आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी का नेतृत्व करता है? इसमें सचिव करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री द्वारा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक फ्रेमवर्क जारी किया गया और इसमें 3 सदस्यीय आयोग, इसमें 3 सदस्य होते हैं और जिसे एक सचिव के नेतृत्व में आंतरिक सचिवालय का समर्थन प्राप्त होता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 26 है ऑपरेशन महादेव। जो ऑपरेशन होते हैं इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पीसीएस के एग्जाम हो गए या फिर यूपीएससी हो गया। इसमें यहाँ पर ऑपरेशन महादेव की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना का एक आतंकवाद रोधी अभियान शुरू किया गया था। तो ए आंसर इसका सही है। ये केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाने वाली सेना और सभी सुरक्षा बलों को बधाई भी दी थी। नेक्स्ट है 27। वज्रयान बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखना है। इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म, इसमें यहाँ पर देखें, इसमें विशिष्ट रहस्यमय
साधनाओं के माध्यम से एक ही जीवन काल में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना पर बल दिया था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, रहस्यमय साधनाओं के माध्यम से जीवन काल में जो मोक्ष प्राप्त करने की संभावना थी उस पर बल दिया था। वज्रयान सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म के एक अलग संप्रदाय के रूप में उभरा, फिर अन्यत्र प्रसारित हुआ। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो वज्रयान है ये चीन में उत्पन्न नहीं हुआ था, ये भारत में ही हुआ था। कब? 7वीं शताब्दी में। भारत में हुआ था 7वीं शताब्दी में, और महायान के एक तांत्रिक के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में प्रसारित हुआ था, ना कि सबसे पहले ये चीन में हुआ था। चीन में जो वज्रयान नहीं बल्कि महायान परंपराएं प्राप्त की थी। महायान सबसे पहले चीन में हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। यह महायान बौद्ध धर्म की एक पश्चातवर्ती शाखा के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, 1 और 3 इसमें आ रहा है सी में। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 28, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में देखना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध विद्वान समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ये इसमें समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार में रहते थे। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर समुद्रगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन है गुप्त शासकों ने मंदिर स्थापत्य की जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को अपनाया था। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होने के बाद वैसे इसमें आंसर निकल रहा है 2 और 3 बी आंसर है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री जो फाहियान है, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 2 और 3 बी आंसर इसका करेक्ट है। 29 विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये उत्तरी तट पर हुई थी। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये उत्तरी तट के अनुगैंडी पर जो किला था उस पर, और विजयनगर दक्षिणी तट पर था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 30 में देखिए रामानुजाचार्य के संदर्भ में देखना है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए पहले भी। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। करेक्ट है, ये इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का किया था। उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि संसार केवल एक माया है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर इसका सही है। इसमें जो रामानुज थे ये वेदांत विचारधारा के विशिष्ट द्वैत मत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, और इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। 9 ग्रंथ कौन कौन से थे? यहाँ पर वेद संग्रह, श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, वेदांत सार, शरण गति गद्य और श्री रंग गद्य, श्री बैंकुट गद्य और नित्य ग्रंथ। ये 9 थे और इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन से थे। तो सी आंसर इसमें सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित भारतीय लोक चित्रकला परंपराओं पर विचार करना है। कौन सी पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? इसमें कौन सी पूर्वी भारत में पाई जाती हैं ये बताना है। तो पूर्वी भारत में इसमें मधुबनी पाई जाती है। जो मधुबनी है ये बिहार की है, बिहार और नेपाल के कुछ भागों में ये मिलती है। दूसरी देखिए पट्टचित्र, जो पट्टचित्र है ना ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल में मिलती है, जबकि जो वारली है ये महाराष्ट्र में मिलती है। तो तीसरा तो गलत ही होगा। 1 और 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में यही मिलती है, पूर्वी भारत में। 1 और 2 ऑप्शन इसके करेक्ट है। 32 है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा पत्तन नगर नहीं है? इसमें कौन सा पत्तन नगर नहीं है वो बताना है। जो चन्नोद्रो है ये पत्तन नगर नहीं था। चन्नोद्रो सिंध और पाकिस्तान का एक अंतर्देशीय स्थल था, और जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में ये स्थित था। तो इसमें यही नहीं है, जबकि सुतकांगेडोर, कुतानसी और बालाकोट ये तीनों यहाँ पर पत्तन नगर थे। चन्नोद्रो ये अंतर्देशीय एक स्थल था सिंध पाकिस्तान में।
और बात करें सूतकांगेडोर की, तो ये मकरान तट, ये पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान एक पत्तन बस्ती है जो हड़प्पाओं को मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ समुद्री व्यापार से जोड़ती है। इसमें आ गया है 33 मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। इसमें देखने हैं कौन से कथन सही हैं। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 1576 में हुआ था और ये राजस्थान में हुआ था। जहाँ पर ये युद्ध हुआ था वहाँ की जो मिट्टी है ना वो हल्दी की तरह है, पीली है, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध बोल दिया गया था। और ये मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था 1576 में। दूसरा है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध ये 1658 का है, 1658 का। और ये औरंगजेब और जो दारा सिको और मुराद बख्श इनके बीच में हुआ था। ये गद्दी को लेकर हुआ था, जो भी औरंगजेब के बेटी थी उनसे संबंधित। चौसा का युद्ध की बात करें 1539 का था, ये 1539 का। और इसमें खानवा का युद्ध की बात करें ये 1527 का है, 1527 का। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले जो आएगा वो 4 ही आएगा। 4 2 से स्टार्ट हो रहा है, बी और सी दोनों में स्टार्ट हो रहा है। पहले चौथा होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा, 4 3 फिर 1 और 2। 4 3 1 2 बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन है। यहाँ पर एक पा खा और चा घा, यहाँ पर ये हुआ था पानीपत का 1526 और ये खानवा का 1527, चंदेरी का ये 1528 और घाघरा का 1529 में हुआ था। यहाँ पर पहला लेटर लेके ही इसमें किया हुआ है, ये लगातार हुए थे। इसमें नेक्स्ट है 34। भारत में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है इथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधनों पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। इसमें ये ऑप्शन गलत है। जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है उन्होंने भारत द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। इसमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है इसका उद्देश्य है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है, इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। और आयात बिल में कमी करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। और यहाँ पर जो इथेनॉल है पेट्रोल में, यहाँ पर डीजल में नहीं था, जबकि पेट्रोल में बोला गया था, पेट्रोल या डीजल की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये पेट्रोलियम पेट्रोल का है, ना कि डीजल में। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें ये ऑप्शन इसने कर लिया है। ये 20% जो एथेनॉल है इसके मिश्रण का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, एथेनॉल का उत्पादन कई प्रकार की अपरिष्कृत सामग्री से किया जा सकता है, जिसमें गन्ना, टूटे हुए अनाज, मक्का और अधिशेष चावल शामिल होते हैं। इसमें 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर सही है। वैसे भी पहला ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट है 35। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शासन देवी का तात्पर्य क्या है? जो शासन देवी है ये जैन धर्म में इसका तात्पर्य रक्षक देवी या यक्षिणी से होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, रक्षक देवी से। 36 है, वह एक विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार का दौरा किया था। उसने विजयनगर शहर का जीवंत वर्णन किया और विजयनगर साम्राज्य की 7 परकोटियों किलों की पंक्तियों का उल्लेख भी किया। इसमें किस विदेश यात्री का प्रतिबिंबित करता है? ये करता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 में भारत के बाहर व्यापक रूप से यात्रा भी की थी और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था। सी ऑप्शन इसमें सही है, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट 37। ग्रेंडाला पक्षी के संदर्भ में देखना है। ये एक देशज पक्षी प्रजाति है, एक देशज प्रजाति है ये।
इसमें पहला ऑप्शन है यह हिमालय और तिब्बत के पठार के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों का देशज पक्षी है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है यह स्वर पक्षी वोकल बर्ड जो अपने मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध है। गलत है। ये जो ग्रेंडाला स्वर पक्षी है ये वोकल बर्ड नहीं है, ये रहस्यमय प्रतीत होता है। ये कभी कभी मृदु बांसुरी जैसा स्वर निकालता है और यह शांत ही रहता है। सामान्य देखा जाए तो शांत ही रहता है, ये हमेशा नहीं निकालता है। तीसरा ऑप्शन है यह पक्षी IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। ये संकटग्रस्त में नहीं है, लिस्ट कंसर्न में है, कम चिंताजनक है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, केवल एक ही ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 38। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवार और यहाँ पर इनके संबंध में देखना है। अब इसमें अलवार की बात करें, अलवार और नैनार। जो अलवार है ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु जी से, और जो नैनार है भगवान शिव जी से संबंधित है। इसमें अलवार संत संख्या में 12 थे। इसमें जो अलवार थे 12 थे, ठीक है। अलवार संत संख्या में 12 थे जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे। अब सबसे प्रसिद्ध जो पेरियाल वार थे उनकी पुत्री अंडाल, जो अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी, पुत्री अंडाल। इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अलवार संत बौद्ध विचारों के बड़े समर्थक थे। इसमें ये बौद्ध विचारों के समर्थक नहीं थे। इसमें बौद्धों और जैनों की इसमें तीव्र आलोचना की गई है। भगवान शिव या विष्णु के प्रति गहन प्रेम को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर अक्क महादेवी अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें जो इसकी शुरुआत की थी ये बसवन्ना के द्वारा की गई थी, और अक्कम महादेवी ये वीर शैव आंदोलन से संबंधित थी, ना कि यहाँ पर अलवार से संबंधित थी। अलवार से कौन थी? जो पेरियाल वार उनकी पुत्री अंडाल थी। तो इसमें यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर सही है। 39 है प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ अमुक्तालाद और जाम्बवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ये कृष्णदेव राय के द्वारा रचित है। और जो विजयनगर साम्राज्य है ना, यहाँ से क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन रहता ही है UPSC में। नेक्स्ट है 40 में है प्राचीन पंथ जो पत्तन नगर है और वर्तमान स्थिति, और इसमें मिलान करके बताना है कौन से यहाँ पर कौन से इसमें सुमेलित हो रहा है। यहाँ पर सलीयूर, जो सलीयूर है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, पहला ऑप्शन। इसकी पहचान कभी कभी प्राचीन कावेरी पट्टनम क्षेत्र के पत्तनों से की जाती है। फिर यहाँ पर दूसरा मुजीरिस, जो मुजीरिस है ये भी केरल से ही संबंधित है। घंटासाला, जो घंटासाला है ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। ताम्रलिप्ति ये पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। चारों ऑप्शन से इसमें सही है, डी आंसर करेक्ट है। इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर जो सलीयूर है तमिलनाडु से, मुजीरिस है ये केरल से, घंटासाला आंध्र प्रदेश से, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है सभी चारों। 41 है हाल ही में भारत को पीपर हवा के अवशेषों की हांगकांग में बिक्री योजना पर रोक दिए जाने के बाद वापस सौंप दिया गया है। ये कलाकृतियाँ निम्नलिखित धर्मों में से किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से। जो पीपर हवा इससे ही पता चल जाएगा कि जो इसके अवशेष है हांगकांग में बिक्री से इनको रोक दिया गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें 42 भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है इस योजना को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। गलत है ये ऑप्शन। इसमें 1 पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग योजना है उसके तहत उत्सर्जन लक्ष्य नियमों को मसौदा जारी किया है, ना कि इसके अंतर्गत।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE को इस योजना का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है बी में, बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 43, अभ्यास और सहभागी देश दिए गए हैं और इसमें देखने कितने युग्म सही हैं। पहला ऑप्शन है टैलिस्मैन सेबर, ये USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जाती है। ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। 2025 में इसका 11वां सैन्यकरण आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच की जाती है। दूसरा ऑप्शन है जा माता, जो जा माता है ये एक संयुक्त अभ्यास है। 7 से 12 जुलाई 2025 को ये चेन्नई तट के पास किया गया था, भारत और जापान के बीच में, ना कि ये नेपाल के बीच में है। तीसरा ऑप्शन है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये श्रीलंका का नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। भारत और सिंगापुर के बीच में इसका 14वां संस्करण किया गया था जोधपुर में। तो यहाँ पर ओनली पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने भगवान शिव की उपासना पर आधारित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। गलत है ये। जो श्री वल्लभाचार्य 1479 से 1531 में ये एक भक्तिवादी दार्शनिक थे। भारत में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने और शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है दादू दयाल ने वर्तमान गुजरात और राजस्थान में निर्गुण संत परंपरा का प्रचार किया था। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये गुजरात और राजस्थान में किया था, उत्तर भारत में। तीसरा ऑप्शन है सूरदास 16वीं शताब्दी के संत थे जिन्होंने कृष्ण पर केंद्रित पदों की रचना की थी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। ये जो सूरदास हैं ये 16वीं शताब्दी के संत थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित पदों की रचना की थी। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 45, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है वे शव दहन क्रिया जैसे अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में विश्वास नहीं करते थे, ये तीर्थ स्थलों की जो यात्रा थी उसमें विश्वास नहीं करते थे। दूसरा ऑप्शन भी सही है। वे जैन धर्म के विचारों का समर्थन करते थे, ये जैन धर्म के विचारों का समर्थन नहीं करते थे, इसमें गलत है। जैनों के साथ कटु मतभेदों के बाद अपने मत की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, 1 और 2 ठीक है, ए आंसर इसमें सही है। 46 है आहड़ संस्कृति के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। आहड़ संस्कृति यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित है, ठीक है पहला ऑप्शन। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है सफेद रंग के चित्रित आकृति वाले काले और लाल मृद भांड इस संस्कृति की विशिष्ट विशेषता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। नेवासा और त्रिपुरी इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। नेवासा आहड़ ये बनास संस्कृति से नहीं है, ये बल्कि जो जोरवे संस्कृति है ताम्रपाषाण युग में जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में उससे संबंधित है जो नेवासा संस्कृति है। और त्रिपुरी की बात करें तो ये कायस्था संस्कृति से संबंधित है, ना कि इससे संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन इसके ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है। ये नेवासा आया हुआ है पहले PYQs में। तो यहाँ पर जो नेवासा है ये जोरवे संस्कृति का हिस्सा है, इससे संबंधित है, जो ताम्रपाषाण युग महाराष्ट्र से संबंधित है। और मध्य प्रदेश त्रिपुरी संकट उससे भी पता चल सकता है। ये त्रिपुरी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में कायस्था संस्कृति से ये संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें 47 पूर्वी तट पर स्थित। पूर्वी तट पर स्थित देखना है, यहाँ पर राजवंशों में से किससे ये संबंधित है।
पूर्वी तट पर स्थित गंडक सेला और गंजम इस राजवंश के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन थे। गायस था सप्तशती, जिसे सतसई भी कहा जाता है। इस शासनकाल से संबंधित प्राकृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। इस राजवंश के शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। इसमें ये सातवाहन से संबंधित है और सातवाहन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा की गई थी। ये जो यहाँ पर ऑप्शंस बताए गए हैं ये सातवाहनों से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 48 धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत के सभी कम फसल उत्पादकता वाले जिलों की समस्याओं का समाधान करना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी जो केंद्रीय बजट 2025-26 है उसके अनुसार देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 6 वर्षों की अवधि के लिए इसको स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें इसका उद्देश्य भारत के सभी कम फसल उत्पादकता वाले जिलों की समस्याओं का समाधान करना नहीं है इसमें शामिल। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें ये कृषि मंत्रालय की जो सभी संबंधित 36 योजनाएं हैं उनको एकत्रित कर जिले स्तर पर भी ये क्रियान्वित की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसे 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसको घोषित किया गया था और 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी और इस योजना को 100 पिछड़े जिलों को लक्षित करती है जहां पर कम फसल उत्पादन होता है, जल संकट, संसाधनों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याएं हैं उनके लिए है ये। तो केवल दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि न्यू योजना है, 2025-26 बजट से संबंधित है। 49 है, यह राजवंश पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था। यह 1000 स्तंभों वाले मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोहिनूर हीरा इसी राजवंश के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। इस राजवंश को आज भी जल संरक्षण तालाबों के सर्वोत्तम उपायों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इस साम्राज्य ने एक इस्लामी आक्रमण का भी सामना किया था। इसमें देखना है राजवंशों में से किसका उल्लेख किया गया है। ये काकतीय जो राजवंश है उनका किया गया था। ये पहले पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। जो काकतीय राजवंश की स्थापना रुद्रदेव जो प्रताप रुद्र प्रथम था 1158 ईस्वी में की गई थी और वारंगल काकतीय राजवंश की राजधानी थी। जो वारंगल थी काकतीय राजवंशों की राजधानी थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित देशों में से कितने AUKUS के सदस्य राष्ट्र है? ऑकस जो ऑकस के इसके राष्ट्र है वो है इसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी है। इन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें ये और फिर है यहाँ पर यूक्रेन, इसमें 1 और 2 तो इसमें शामिल है। फिर यहाँ पर देखें इसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। ऑकस से यहाँ से पता भी चल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से हो गया यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हो गया यूएसए। तो इसमें 3 देश शामिल हैं, तो 3 इसमें ऑप्शन सही होगा, केवल 3। नेक्स्ट है इसमें 51, गुप्त काल में रचित यह संस्कृत प्रणीय गद्य काव्य राजकुमार कंदर्प केतु और एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। इसे अलंकृत गद्य काव्य का एक प्रारंभिक नमूना माना जाता है जो विस्तृत वर्णनों और साहित्यिक अलंकारों से परिपूर्ण है। इस रचना का श्रेय सुबंधु गुप्त राजवंश के एक दरबारी को दिया जाता है और इसने
परवर्ती संस्कृत गद्य काव्य प्रेम कथाओं की दिशा तय की। इसमें देखना है ये किससे संबंधित है, ये वासव दत्ता से संबंधित है। इसमें कंदर्प केतु और राजकुमारी वासव दत्ता की प्रेम कथा को दर्शाती है और ये गुप्त काल का एक संस्कृत पुण्य गद्य काव्य है। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर देखें, इस कृति के जो रचयिता है वो गुप्त राजवंश का सुबंधु नामक राज दरबारी माना जाता है। इस रचना ने बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी जो परवर्ती प्रेम कथा है उन साहित्य को भी इसने प्रभावित किया। नेक्स्ट है इसमें 52 है, कुषाणों के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है कुषाण मूलतः पश्चिमी चीन से संबंधित थे। जो कुषाण है यहाँ पर पश्चिमी चीन से संबंधित है और उन्हें यूएची के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पहला ऑप्शन। यहाँ पर गांडोफर्नीस कुषाण राजवंश का प्रमुख शासक था, ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये इसका नहीं था। पहला जो शासक था कोजुल कडफिसेसस था जिसने यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना की थी। और जो गांडोफर्नीस है ये कुषाण शासक का नहीं बल्कि पार्थियन शासक था। ये यहाँ पर ये पार्थियन शासक था, ना कि कुषाण वंश का राजवंश का था ये। और कुषाण राजवंश की जो स्थापना की थी वो की थी कोजुल कडफिसेसस ने। और कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने शक संवत की शुरुआत भी की थी 78 ईस्वी में। पहला ऑप्शन इसका ठीक है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 53, भारत में दार्शनिक विचारधारा के इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन से संबंधित बताना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। भारतीय दर्शन की जो वैशेषिक प्रणाली के संस्थापक कौन है, कणाद है। ठीक है, वैशेषिक प्रणाली मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। ये जो मोक्ष है मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। इस दर्शन के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये ईश्वर के जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार करते हैं। डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 54, गुणाढ्य और सर्ववर्मा प्रसिद्ध कवि और विद्वान ये किस राजवंश से संबंधित है, ये सातवाहन राजवंश से संबंधित है। इसमें सी ऑप्शन सही है। सातवाहन राजवंश ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल के बाद दक्कन की सबसे प्रमुख शक्तियों में से ये एक था और इसकी स्थापना की थी सिमुक के द्वारा। नेक्स्ट है 55, गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला काल के विकास के संदर्भ में देखना है और इसमें बताने सही ऑप्शंस कौन से हैं। सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। पहला है गुप्त काल की मथुरा शैली को सूक्ष्म रूप से उकेरी गई वस्त्र विन्यास रेखाओं के लिए जाना जाता है, जबकि सारनाथ में वस्त्र विन्यास लगभग अदृश्य हो चुका था जिन्हें केवल हल्की रेखाओं से दर्शाया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, गुप्तकालीन मूर्ति कला के मानव आकृति केंद्रीय तत्व बन गई थी जिसमें परिष्कृत सहज आकृतियों और पारदर्शी वस्त्र विन्यास पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है देवगढ़, जो देवगढ़ मंदिर है उसकी प्रसिद्ध शेष साई जो विष्णु पट्टी का विनाश और सृजन के बीच के ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56, यह आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इसमें देखना है किसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर यह आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, मतलब मना करता है। आत्मा कुछ नहीं होती, ईश्वर कुछ नहीं होता। चार पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष को अस्वीकार करता है और भौतिक सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य भी ये मानता है। ये चावार्क के द्वारा ऐसा बोला गया था जिसे लोकायत या बृहस्पति मत भी कहा जाता है। बी आंसर इसमें सही है। 57 है शिल्प विरासत और इतर राज्य दिए गए हैं और इसमें मिलान करके बताना है कौन से सुमेलित हैं। इसमें पोतुकली ये तमिलनाडु की पारंपरिक हाथ से बनी हुई जो ऊनी शॉल होता है वो है और इसे GI टैग भी प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बालूचरी साड़ी, जो बालूचरी साड़ी है ये पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र की एक प्रसिद्ध टसर रेशम की ये साड़ी है
ठीक है। सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई ये बिहार की है, ये भागलपुर में प्रचलित है और ये पारंपरिक हस्तकला है। ये तीनों जीआई टैग प्राप्त भी हैं और तीनों ऑप्शन से इसमें मिलान भी हो रहे, सभी तीनों ठीक है। सी आंसर करेक्ट है। 58 है इसमें उपाधि और संबंधित शासक, इसमें ये देखने हैं और इसमें देखने कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। पहला ऑप्शन है आदिवरा, जो आदिवरा इससे जो संबंधित शासक है वो राजा भोजी हैं। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखे गरीबों का मित्र, जो गरीबों का मित्र है ये यहाँ पर इनको नहीं बोला जाता है, अली आदिल शाह को। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो गरीबों का मित्र है इसमें गरीबों का मित्र अबला बाबा, ये गरीबों का मित्र। इब्राहिम गरीबों के प्रति अत्यंत सहानुभूति था, जिसे अबला बाबा और गरीबों के मित्र की उपाधि दी गई थी इब्राहिम को, ना कि इसमें यहाँ पर आदिल शाह इनको दी गई थी। मलिक उतर तुजार ये महमूद गवाई थे। 1 और 3 इसमें ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन इसके सही हैं। 2 ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 59, इसमें प्रागैतिहासिक स्थल और वर्तमान स्थिति दी गई है। मिलान करके इसमें देखने कौन से ऑप्शन सही हैं। लिद्दर घाटी की बात करें तो ये कश्मीर में ही स्थित है। जो लिद्दर घाटी है, बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, बेलन घाटी। इसमें यहाँ पर जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इसमें क्या क्या रिलेटेड थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिद्दर घाटी ये कश्मीर के पहलगाम में स्थित है और ये पुरापाषाण युग के औजार यहाँ से मिले हैं। बेलन घाटी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ये विंध्य क्षेत्र इलाहाबाद और प्रयागराज के पास में है ये, और ये नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग तक के निरंतर विकास यहाँ पर हुआ है। सोन घाटी की बात करें ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। जो सोन घाटी है ये पाकिस्तान, ये पोठवार पठार पंजाब क्षेत्र में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट 60, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति और विषय पद ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाइयाँ। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 61, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुदीरई चेट्टी पद का अर्थ क्या था। जो कुदीरई पद चेट्टी है ये घोड़े के व्यापारियों से संबंधित है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 62, फाइड महिला विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन से देखने हैं। फाइड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसके बारे में है। पहला ऑप्शन है इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। फाइड महिला विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया जाता है, ठीक है पहला ऑप्शन। इसमें दूसरा ऑप्शन है दिव्या देशमुख महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। भारत ने 2025 में चेन्नई में फाइड महिला विश्व कप के नवीनतम संस्करण की मेजबानी की, ये ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरे जो महिला शतरंज विश्व कप है इसका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2025 में ये एक विशाल टूर्नामेंट था जो 6 जुलाई से 28 जुलाई तक बाटुमी जॉर्जिया में आयोजित किया गया था। 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 63, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय सत्ता में था। इसमें तुगलक राजवंश था, डी ऑप्शन इसमें सही है। जो तैमूर ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 1398 में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। 64 है ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक संरचना है इससे संबंधित देखना है। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संरचना कैसी थी। इस काल में सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी था, इसमें नातेदारी था जो सामाजिक संरचना का आधार था। महिलाएं सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी, महिलाएं सभाओं में भाग लेती थी, यहाँ पर ये तो गलत है। और यज्ञ में आहुति नहीं देती थी, ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर 5 महिलाओं के उदाहरण भी मिलते हैं यहाँ पर जिन्होंने ऋचाएँ रची थी
और बाद में ग्रंथों में जो 20 महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने ऋचाएं रची थीं और ये सभाओं में भाग लेती थी, जैसे समिति विदत थी। तीसरा ऑप्शन है दास पुरोहितों को उपहार स्वरूप में दिए जाते थे। इसमें ठीक है, जो दास थे वो पुरोहितों को उपहार में स्वरूप में दिए जाते थे। पहला और तीसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर करेक्ट है। 65 है सूफी परंपरा में जियारत के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यह किसी सूफी संत की बरसी पर उसकी दरगाह की तीर्थ यात्रा करने की प्रथा को दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। यह प्रथा भारत में मुगल शासन के समय प्रारंभ हुई थी। यह मुगल शासन के समय में प्रारंभ नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये दिल्ली सल्तनत के समय में प्रचलित थी, ना कि मुगल काल में। इस प्रथा का जो कव्वाली के विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें 1 और 3 इसमें सही है। इसमें संगीत और नृत्यों का प्रयोग किया जाता था, विशेष रूप से जो रूहानी आनंद प्राप्ति की अनुभूति के लिए। जो प्रशिक्षित संगीतकार थे या कव्वाली गायक थे, उनके द्वारा की गई जो कव्वाली होती थी वो एक इसका महत्वपूर्ण पक्ष थी। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका सही आंसर है। इसमें 66 है, निम्नलिखित भारतीय पांडुलिपियों में से कौन सी अगस्त 2025 तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नवीनतम शामिल की गई है। ये की गई है यहाँ पर भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ये अगस्त 2025 तक, पहला ऑप्शन इसका ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 67 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है जोधाबाई का महल। जो जोधाबाई का महल है ये लाल किले में अकबर द्वारा बनवाया गया था। ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, ना कि लाल किले में। जो शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किला जो था ये शाहजहां द्वारा बनवाया था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद बी ऑप्शन निकल रहा है। सजावट की जो पिएत्रा ड्यूरा पद्धति शाहजहां के शासनकाल में अधिक लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में लाल जो बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसमें तीसरा और दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित रिपोर्टों जो पहल है इसमें देखना है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रकाशित संचालित की जाती हैं। यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी इसमें की जाती है? MAB मानव और जो जीव मंडल है ये की जाती है। मैन एंड बायोस्फीयर ये यूनेस्को के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ये भी जो शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास में वैश्विक प्रवृत्तियां ये भी तीनों की जाती हैं यूनेस्को के द्वारा। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो यूनेस्को है ना ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी भी है। इसमें यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, शांति और सुरक्षा में योगदान लाना है। इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। और ये इसके 194 सदस्य इसमें शामिल हैं और 12 सहयोगी सदस्य भी हैं। इसमें आगे है 69, वैदिक संदर्भ में देखना है और इसमें सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? रत्निन का। इसमें रत्निन के बारे में देखना है, सर्वोत्तम वर्णन कौन सा सही है। इसमें राजा के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और सहयोगी जो अनुष्ठानों और शासन व्यवस्था में भाग लेते थे। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 70, वेदांग वेदों से संबंधित देखना है। 6 सहायक विधाएं हैं और इसमें कितने वेदांगों के भाग हैं? शिक्षा जो ध्वनि विज्ञान सही है, कल्प अनुष्ठान ठीक है, व्याकरण भी इसमें शामिल है और यहाँ पर निरुक्त भी शामिल है, जबकि इतिहास और धर्मशास्त्र इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें करेक्ट है, केवल 4 ऑप्शन इसमें सही होगा। 71 है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो राग दर्पण है ये किया गया था
यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ना होकर ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो ने यहाँ पर घोर और सनम जैसी अनेक नए रागों की रचना की थी। ये ऑप्शन इसमें सही है। घोर और सनम जैसे कई रागों की रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 71 72 निम्नलिखित सम्राटों में से किसको यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहारक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दक्कन को मैसूर तक जीत लिया था। इसमें बिंदुसार को बोला जाता है अमित्रघात। बिंदुसार का बेटा अशोक, यहाँ पर जो अशोक के पिता थे वो बिंदुसारी थे और बिंदुसार के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 73, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें डिजिटल उपनिवेशवाद से तात्पर्य विकासशील देशों की डिजिटल अवसंरचना डेटा और प्लेटफॉर्म पर कुछ वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रभुत्व से है। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन ये। इसमें कारण देखें, इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या बिना डेटा या केंद्रीकृत रूप से संग्रह और प्रबंधन शामिल है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए एक खतरा है। ये इसमें गलत है। इसमें कथन ठीक है और कारण गलत है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर यहाँ पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि आज संप्रभुता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो विदेशी आक्रमण नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता है, ऐसा इन्होंने बोला था जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इसमें आगे है 74, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है और इसमें देखना है कितनी को वर्ष 2010 से पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन कौन सी भाषा थी जो 2010 से पहले दी गई थी। तमिल जो भाषा है इसको 2004 में दिया गया था। ये सबसे पहली भाषा थी तमिल। इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी थी। संस्कृत लग सकता है कि संस्कृत होगी क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। तो इसमें तमिल थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में दिया गया था। प्राकृत की बात करें तो इसको तो अभी दिया गया है, प्राकृत और पाली, और ये मराठी को और एक और है उसको। तो यहाँ पर प्राकृत नहीं है और मराठी को भी अभी दिया गया है, तो इसमें केवल 2 ही होंगी। बी आंसर इसका सही आंसर है। मलयालम को 2013 में दिया गया, उड़िया को ये 2014 में दिया गया, 2024 में मराठी, प्राकृत, पाली, बांग्ला और असमिया इनको दिया गया है और कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी भाषाएं हो गई हैं 11। तो इसमें केवल 2 ही आंसर है। नेक्स्ट है 75, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED के संदर्भ में देखना है और इसमें कितने ऑप्शंस सही है ये बताना है। इसमें देखें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED के संस्थापक सदस्यों में से एक है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। भारत 33 संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है, इसमें गलत है। भारत इसमें शामिल नहीं है संस्थापक सदस्यों में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये जेनेवा में नहीं है बल्कि इसका मुख्यालय हांगकांग के वान चाई में स्थित है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन को सदस्यता केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए खुली हुई है। ये केवल इसके लिए ही खुली हुई नहीं है। इसमें सदस्यता, इसके जो आर्टिकल 7 है उसमें बताया गया है कि संगठन के सभी राज्यों, क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों के लिए सदस्यता के लिए ये खुला है और ये एक क्या है, समावेशी होगा। तीनों ऑप्शन से इसमें गलत है। सही ऑप्शन पूछा गया है, डी आंसर इसका सही आंसर।